नमस्कार, स्वागत है आपका। आज फिक्र आपकी में बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। पहले तो मैं आपको एक दुखद खबर बताना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले ऋषि सुनक जो कि पहुंचे थे इजराइल, उन्होंने कहा है कि 9 ब्रिटेन के लोग मारे गए हैं। और एक खबर जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं वो मेरे बड़ी चौंकाने वाली है। 80 साल की जो एक वृद्ध महिला थी, इजरायली अमेरिकन, और उनकी टीनेज ग्रैंड डॉटर, जिनका अपने 13 साल की ग्रैंड डॉटर थी, जिनको दोनों ने किडनैप किया गया था किबुत्ज से, उन दोनों की मौत हो गई। चिंताजनक तस्वीरें हैं। लेकिन अब खबरों की बात करें और जो खबरें हमारे सामने आ रही है, पहली बड़ी खबर, क्यों हमास ने कहा कि लेबनान से उसने 30 रॉकेट फायर किए इजराइल के ऊपर। आप जानते हैं हमास और हिजबुल्लाह के बीच में एक कंपटीशन चलता था, एक जमाने में राइवलरी थी। लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ है, ना कि हमास का। तो फिर हमास ने क्यों कहा कि उसने 30 रॉकेट लेबनान से फायर किए हैं? सोचने वाली बात है। यह बहुत चिंताजनक खबर है। 30 रॉकेट फायर हमास कह रहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, इजराइल हमास के बीच और तेज हुई जंग। हमास की तरफ से इजराइल पर फिर दागे गए रॉकेट। इजराइल के कई शहरों में एयर रेड सायरन सुनाई दिए गए। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, हमास अल कासम का दावा, लेबनान की तरफ से इजराइल पर 30 रॉकेट दागे गए। आईडीएफ ने कहा लेबनान सीमा की तरफ से 20 रॉकेट अटैक किए गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आर्टिलरी से हमले का जवाब दिया है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के बाद लेबनान पर ब्रिटेन ने जारी की एडवाइजरी। ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसे कई मुल्कों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कह दिया है। इजराइल ने सुरक्षा कारणों के चलते तुर्की से सभी राजनयिक जो है वापस बुलाए हैं। गाजा से भारतीयों की सुरक्षित वापसी लगातार जारी है। अब तक 5 फ्लाइट्स के जरिए 1200 भारतीय लौटे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने, और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिहाज से। एमई ने कहा कि अभी कुछ और फ्लाइट्स प्लान करेंगे। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, गाजा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध है। राहुल गांधी ने कहा है हमास का इजराइल पर हमला करना भी अपराध है। राहुल गांधी ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का हल निकलना चाहिए। इस सब के बीच में पीएम मोदी कल देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। रैपिड रेल की सौगात देने गाजियाबाद आएंगे पीएम मोदी। उद्घाटन के बाद वसुंधरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, दिल्ली में राजधानी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक 4 घंटे से जारी। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर हो रही है बैठक में 85 से 90 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की संभावना है। तेलंगाना दौरे पर गए राहुल गांधी ने विजय भेरी पदयात्रा की। राहुल गांधी ने कहा केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। बीआरएस, एआईएमआईएम, बीजेपी तीनों मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने यह कह दिया है। 9वीं बड़ी खबर, पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच में बड़ी तकरार। राज्यपाल ने जीएसटी संशोधन से जुड़े बिल रोके, सरकार के विशेष सत्र को गैर कानूनी करार दिया। इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको एक और बताना चाहेंगे। आज हमारे सहयोगी मनीष वेस्ट बैंक में मौजूद है। सोचिए, वहां से जानकारी यह है कि वेस्ट बैंक से हमास के एक बहुत बड़े प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली खबर, मिडिल ईस्ट में एक साथ 3 फ्रंट कैसे खुल गए? क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? दूसरी खबर जो है, इजराइल हमास जंग के बीच में बीजिंग में सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है। पुतिन के साथ 2 न्यूक्लियर ब्रीफकेस क्यों नजर आए? तीसरी खबर, भूमध्य सागर में इतनी हलचल क्यों है? क्या रूस अमेरिका में महायुद्ध का एपिसेंटर महासागर बनेगा? चौथी खबर, हमास के लड़ाकों के हाथ में किम जोंग के हथियार क्यों दिखे? क्या ये पुतिन का कोई नया वॉर गेम है? और 5वीं खबर, फिलिस्तीनियों के लिए दर्द रखने वाले अरब देश शरण देने में क्यों हिचक रहे हैं? आज ये सच का उजागर होगा। इन सभी खबरों के बीच में बाइडेन के इजराइल छोड़ते ही कैसे आईडीएफ ने गाजा में तेज हमले कर दिए। तस्वीरें आपके सामने, एक साथ कई धमाके हुए। हमास की तरफ से तेल अवीव की तरफ कितने रॉकेट दागे गए? फिक्र आपकी में आज की टॉप स्टोरी देखने से पहले 13वें दिन की वॉर रिपोर्ट। हमास ने इजराइल के इलाकों में 13वें दिन फिर किया हमला। तेल अवीव की तरफ कई रॉकेट दागे। गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ दागा गया एक रॉकेट तेल अवीव से दूर जाकर गिरा। समंदर में रॉकेट के गिरने का वीडियो सामने आया। नूर शम्स कैंप इलाके में इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच आमने सामने फायरिंग। आईडीएफ की रेड के दौरान गोलीबारी हुई।
245 किलोमीटर का ये पूरा एरिया। इजराइल मिस्र के बॉर्डर पर पहुंचे टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी। इजराइल राजी हुआ तो इस इलाके से गाजा को जाएगी राहत सामग्री, जहां से सारी राहत सामग्री गाजा पट्टी जाएगी। लेबनान बॉर्डर से इजराइल की तरफ 6 रॉकेट दागे गए। आयरन डोम ने एक रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। 5 रॉकेट खुले इलाके में गिरे, कोई नुकसान नहीं, आईडीएफ ने किया दावा। नूर अल शम्स कैंप इलाके में आईडीएफ का ड्रोन से हमला। आईडीएफ ने हमास लड़ाकों पर ड्रोन से गिराए बम। अमेरिका से सैन्य मदद लेकर इजराइल पहुंचा कार्गो प्लेन। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मदद के लिए आर्मर्ड व्हीकल भेजे गए। सऊदी अरब के दौरे पर गए ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा यह क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा है, इसमें विस्फोट हो सकता है, चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दी धमकी, जब तक हम जीत हासिल नहीं कर लेते तब तक घातक बल का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की। हर संभव मदद का दिया भरोसा। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी। बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो बाइडेन ने कहा कि वो 100 मिलियन गाजा के लिए देंगे, लेकिन अभी वो मांग रहे हैं $40 बिलियन इजराइल, ताइवान और सदर्न रीजन्स के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए। 100 मिलियन और 40 बिलियन। वॉर रिपोर्ट के बाद आज की हमारी टॉप स्टोरी, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, या कहा जाए कि हालात वर्ल्ड एट वॉर वाले हैं। इजराइल हमास के बीच पिछले 13 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध का दायरा अब इजराइल हमास से आगे निकल चुका है और संकेत मिल रहे हैं कि इसमें अमेरिका वर्सेस रूस, ईरान, चीन और अरब देश तक शामिल हो चुके हैं। दुनिया अलग अलग 2 धड़ों में बंट चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि यह जंग रूस यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। हिटलर की अगुवाई में सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया। देखते ही देखते कई और देश युद्ध में कूद पड़े और दुनिया विश्व युद्ध की आग में जलने लगी। इजराइल हमास युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। कई देश किसी भी वक्त जंग में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। हम सबूत के साथ आज आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर विश्व युद्ध का वो संकेत जो बीजिंग से मिला है। जब इजराइल हमास के खिलाफ गाजा में बम बरसा रहा था तो बीजिंग में जिनपिंग से मिलने पहुंचे पुतिन 2 न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ। दुनिया या कहे 2 न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ, या कहें अमेरिका को आखिर क्या संकेत दे रहे हैं पुतिन। ये तस्वीरें देखिए। इजराइल युद्ध से ब्रीफकेस का कनेक्शन क्या है? द फुटबॉल जिसे कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट के लिए यानी BRI में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचे थे। यहां से उनका एक वीडियो सामने आया जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को डरा दिया। पुतिन के साथ चल रहे उनके 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखा। ये दोनों अधिकारी नेवल ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में पुतिन के पीछे न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं। सवाल है, किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ एक एटमी ब्रीफकेस का चलना तो आम बात है, लेकिन 2 क्यों? सोचिए विश्व युद्ध का खतरा कितना बढ़ गया है। पुतिन अपने सहयोगी जिनपिंग के देश में होते हैं, वहां भी न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ होता है। साफ है पुतिन को अब किसी पर भरोसा नहीं है। वो मानकर चल रहे हैं कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि विश्व युद्ध के सिर्फ संकेत नहीं मिल रहे हैं बल्कि इसके कई फ्रंट भी दिखाई देने लगे हैं। कैसे देखिए अब आप। विश्व युद्ध का एक फ्रंट गाजा में इजराइल और हमास के बीच दिखाई दे रहा है। दूसरा फ्रंट इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दिखाई दे रहा है। तीसरा, कभी भी युद्ध में ईरान की एंट्री हो सकती है। इसका मतलब विश्व युद्ध होगा। इसके अलावा इजराइल वर्सेस सीरिया से होते हुए यह अमेरिका वर्सेस ईरान और अमेरिका वर्सेस रूस तक जा सकता है। यह विश्व युद्ध नहीं तो फिर क्या है? इसके अलावा रूस और यूक्रेन का फ्रंट जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्व युद्ध की चिंगारी उसी रण क्षेत्र से भड़की है।
इजरायल युद्ध ने उसी चिंगारी को बढ़ाने के लिए और हवा दे दी है। विश्व युद्ध के खतरे के बीच कल जैसे ही बाइडेन इजरायल से वापस वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा को दिलाने के लिए भीषण हमले शुरू कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। इधर बाइडेन के विमान ने इजरायल से अमेरिका के लिए उड़ान भरी, उधर गाजा की धरती एक बार फिर इजरायली धमाकों से दहलने लगी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर ताल अल हवा पर एयर स्ट्राइक की, कई रिहायशी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया। आईडीएफ के हमले में गाजा का अल कुदस अस्पताल भी निशाने पर आया। एक मिसाइल अस्पताल के पास आकर गिरी। इसके अलावा गाजा के खान यूनिस और अल जहरा इलाके में भी इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी की गई। अल जहरा में आईडीएफ पर रिहायशी टावर्स को टारगेट करने के आरोप लगे। आईडीएफ ने देर रात नुसीरात मस्जिद इलाके में भी भीषण स्ट्राइक की। हमले में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच वेस्ट बैंक का एक वीडियो सामने आया है, जहां आईडीएफ और फिलिस्तीनियों के बीच आमने सामने की फायरिंग हो रही है। गाजा के रामल्ला और अल बिरह में भी रात भर हमले हुए हैं। इन हमलों में 121 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। आपको एक जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से एक बहुत बड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी की कायरो में जो बैठक हुई है, उसके बाद दोनों ने कहा है कि अगर इजरायल और हमास का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में, पूरे रीजन में कैटास्ट्रॉफी यानी कि तबाही आ जाएगी। अब आप एक गेम देखिए जरा। इस युद्ध में खुलकर इजरायल नहीं आ रहा है, ईरान नहीं आ रहा है, लेकिन ईरान को पता है कि एस्केलेशन अगर हुआ तो हमें तैयारी रखनी चाहिए, इसीलिए उसके फॉरेन मिनिस्टर जगह जगह जाकर घूम रहे हैं। ईरान इस शतरंज की बिसात में हिजबुल्लाह का मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये संकेत साफ मिल रहे हैं। और ईरान को इस बात का डर है कि अगर वो खुद आया सामने तो सऊदी अरब और अमेरिका नजदीक आ जाएंगे। और सऊदी अरब को यह डर है कि अगर यह हालात और खराब हुए तो उसे भी इस युद्ध में जुड़ना पड़ेगा, मन मार के ही सही। जियोपॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान खेल नहीं है इसका। इजरायल की आक्रामकता बता रही है कि बाइडेन से गाजा पर पूरी तरह कब्जे का सिग्नल तेल अवीव को मिल चुका है। अब किसी भी वक्त गाजा पर ग्राउंड अटैक शुरू हो सकता है। हजारों की संख्या में इजरायली सैनिक तैयार हैं। इजरायली रक्षा मंत्री गाजा बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मिले हैं। उन्होंने हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अभी आप गाजा को दूर से देख रहे हैं, बहुत जल्द गाजा को आप अंदर पहुंचकर देखेंगे। आदेश जल्द आने वाला है। ये तस्वीरें उन्हीं की, ये देखिए उनके डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन आपको गौर करने वाली एक बात बताएं, आज जो गाजा में धमाके हुए, जो धुआं निकल रहा था, जो आग निकल रही थी, जो हमारे यहाँ वेपन एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना था ये टनल के अंदर धमाके के बाद निकलने वाली आग है, यानी टनल्स को उड़ाना शुरू कर दिया गया है पूरी तरह। जो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं अभी। इजरायल ने कहा है नंबर 1 कि गाजा पर अटैक कम नहीं होंगे, नंबर 2 गाजा पर बिल्डअप बहुत तेज हो रहा है। इजरायल की तैयारी के बीच हमास ने आज फिर से तेल अवीव को निशाना बनाया। हमास की तरफ से तेल अवीव में कई रॉकेट दागे गए। ये इजरायल के खिलाफ हमले का सबसे नया वीडियो है। इस बीच इजरायल हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज होती जा रही है। हिजबुल्लाह पर इजरायल ने विध्वंसक हमला किया है, तो हिजबुल्लाह ने भी अटैक कर इजरायली पोस्ट को तबाह कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हमास के साथ अब हिजबुल्लाह भी इजरायल के लिए खतरा बढ़ा रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना को टारगेट किया। गाइडेड मिसाइल से बॉर्डर सिक्योरिटी पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायल को धमकी दी है कि वो अब पहले से ज्यादा मजबूत है। इजरायल ने भी पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण स्ट्राइक की। लेबनानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के 2 गांवों पर हमले किए।
आईडीएफ की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी है। संकेत मिल रहे हैं कि लेबनान बॉर्डर पर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच कभी भी गंभीर युद्ध छिड़ सकता है। खतरे को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने के निर्देश दिए हैं। एक जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जरा इस कैमरे पर आइए। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। इन दो चेहरों को देखिए अब आप ध्यान से। इन दो चेहरों को देखने के बाद आप एक बात जरूर समझ लीजिए कि इजराइल और हमास बहाना है जंग इन दोनों के बीच की है। और सबसे बड़ी बात, अब इजराइल के लिए कितने फ्रंट खुल चुके हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां से हमास अटैक कर रहा है। दूसरा फ्रंट लेबनान। तीसरा फ्रंट लेबनान से हिजबुल्लाह है और तीसरा फ्रंट है गोलन हाइट्स, जहां से सीरिया के अटैक हो रहे हैं। मैं वेस्ट बैंक को कोई फ्रंट नहीं मान रहा हूं, क्योंकि वेस्ट बैंक पर उनका पूरी तरह कंट्रोल है। लेकिन इजराइल 3 फ्रंट के लिए कैसे निपटेगा, अब सोचने वाली बात है। अब तक आपने देखा कि जंग तो इजराइल और हमास के बीच छिड़ी है, लेकिन इसमें शामिल होने के संकेत कई देश से मिल रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि इस विवाद में जो मुल्क और संगठन सीधे तौर पर जुड़े हैं, एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। आखिर उनकी ताकत क्या है? ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिएगा बाप। ये मिड ईस्ट में डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये मिड ईस्ट की स्ट्रेंथ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल, ये देखिए जरा, 5,30,000 सैनिक, जिनमें से 3,60,000 रिजर्व जो कि रिपोर्ट कर चुके हैं। अमेरिका के अकेले कतर बेस में 30,000 सैनिक मौजूद हैं इस वक्त। ईरान की सेना में 6,10,000 सैनिक है, जबकि 10 लाख से अधिक रिजर्व फोर्स है। हमास के पास 15,000 मौजूद लड़ाकों के साथ लगभग 50,000 और को जुटाने की संभावना है। हमास के पास करीब 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं, जो कि उसको ईरान ने दिए हैं। इस्लामिक जिहाद की बात करें तो उसके 8,000 से 9,000 फाइटर हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। हथियारों की बात करें तो इजराइल के पास 300 टैंक, 600 फाइटर प्लेन। कतर बेस पर अमेरिका के 100 एयरक्राफ्ट है। ईरान के पास 2,000 टैंक, 500 लड़ाकू विमान हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से अधिक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं। इतनी बड़ी तैयारी क्या शांति लाने के लिए है? जवाब नहीं है। और इससे भी बड़ा सवाल, जो वॉरशिप्स मूव कर रहे हैं उसमें कितने सारे लोग हैं? क्यों पेंटागन ने कहा कि हमारे 2,000 सैनिक मिड ईस्ट के लिए स्टैंड बाय में हैं? और क्यों स्पेशल फोर्सेस हॉस्टेज क्राइसिस से निपटने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका की तैयार हैं इजराइल के साथ? यह महायुद्ध की तैयारी है। जंग का दायरा बढ़ रहा है। 24 घंटे में इराक और सीरिया में अमेरिका बेस पर हमले हुए हैं। इराकी मिलिशिया भी इस युद्ध में उतर सकती है। तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कह दिया। ये कल इराक में अमेरिकी बेस पर हुए हमले की तस्वीर बताई जा रही है। पश्चिमी और उत्तरी इराक में सैन्य कैंप पर हुए इन हमलों में सहयोगी सेना के कुछ जवान घायल हुए। एक साल में ऐसा पहली बार है जब इराक में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने अल अहीर एयरबेस और अल असद एयरबेस को निशाना बनाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले थे, और जब वो इजराइल से लौटे तो 24 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट के एक और मुल्क सीरिया में भी अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ। यह हमला अल तनफ में अमेरिकी बेस पर हुआ। यहां भी 3 आत्मघाती ड्रोन से अटैक किए गए। इसके अलावा नॉर्दर्न हिस्से के डेर ए जोर में स्थित अमेरिकी बेस कॉनित्सो को भी 2 रॉकेट से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में और सीधे अमेरिका के खिलाफ युद्ध में उतरने का ऐलान किया। इसी के साथ इजराइल हमास युद्ध का दायरा इन हमलों से बढ़ गया। इसे आप इस मैप से भी समझ सकते हैं, जिसमें आपको इजराइल से ये जंग फैलती हुई इराक और सीरिया तक नजर आएगी। लेकिन अमेरिका के लिए सिरदर्द सिर्फ यही नहीं है। इराक में मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ रहा है।
और वॉशिंगटन से खबर है कि इजराइल के खिलाफ जंग में इराकी मिलिशिया भी उतर सकती है। इराकी मिलिशिया के लड़ाके 7 अक्टूबर से ही जंगी तैयारी में है। वो हमास के साथ मिलकर अटैक की प्लानिंग बना रहे हैं। इसके लिए धार्मिक कोड संदेशों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले से पहले भी धार्मिक कोड में बात हुई थी। ये दावा वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने किया है। आपको पता है कि बार बार जब आप आपसे वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हैं और उसके सिग्नल्स दिखाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हम क्या बोलते हैं कि यहां पर युद्ध की शुरुआत हो रही है, यहां पर फोर्सेस का बिल्डअप हो रहा है, यहां पर तैयारी चल रही है। लेकिन डिप्लोमेसी के लिहाज से आप जानते हैं क्या होता है? जब दो देशों के बीच में एम्बेसीज ऑपरेट करना बंद कर दें, इसका मतलब हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। और एक बड़ी खबर, इजराइल ने मिडिल ईस्ट में बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को, इजिप्ट, टर्की में अपनी एम्बेसीज को इवैक्यूएट करने के लिए कह दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं यह बात, इजराइल ने मिडिल ईस्ट में बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को, इजिप्ट और टर्की में अपनी एम्बेसीज को इवैक्यूएट करने के लिए कह दिया है। यह लोगों के गुस्से की वजह से नहीं है, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है और वहां पे जो इनकी अपनी फोर्सेस होती हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसा पक रहा है जिसको लेकर आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। कोई पूछे कि विश्व युद्ध कैसे शुरू होता है तो हम कहेंगे कि ऐसी ही घटनाओं के एक साथ होने से विनाश शुरू हो जाता है। और हम रिपीट कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर या द वर्ल्ड इज एट वॉर। आप खुद सोचें, इस संभावित तबाही में भूमध्य सागर भी एक एपिसेंटर बन सकता है। हम हर दिन आपको भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में बढ़ रही हलचल की खबरें दिखा रहे हैं। आज इसे लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका का एक और वॉरशिप माउंट विटनी यहां के लिए रवाना हो चुका है। भूमध्य सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से तैनात है और यहां इजराइल के सपोर्ट में ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी पहुंच चुकी है। फर्क देखिए, ईरान मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहा है मिडिल ईस्ट के देशों से। जो बाइडेन ऑलरेडी मिल चुके हैं, ब्लिंकन ऑलरेडी मिल चुके हैं और जो बाइडेन ने अपने वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं उनके सी शोर्स पर। क्या यह कहा जाए? अब आप बताइए, वर्ल्ड इज एट वॉर या वर्ल्ड वॉर? ये रिपोर्ट देखें। यह है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यह है अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर। इस वक्त ये दोनों विमान वाहक पोत अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ भूमध्य सागर में तैनात हैं। वहीं अमेरिकन नेवी का कमांड शिप यूएसएस माउंट विटनी, मिसाइल क्रूजर यूएसएस नॉर्मैंडी और मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हुडनर और यूएसएस रैमेज भी भूमध्य सागर में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के लड़ाकू विमान F-15, F-16 और A-10 भी यहां तैनात हैं। हम از लहाज़ निज़ामी 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, इसके बाद इजराइल ने हमास पर पलटवार किया और इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान एक्टिव हुआ। अमेरिका ने उसी के बाद इस जंगी बेड़े को भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया था और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी ईरान की आक्रामकता को देखते हुए हरकत में आया और उसने 2 वॉरशिप तैनात करके भूमध्य सागर में हलचल बढ़ा दी। इसके अलावा रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस विमान से निगरानी करने लगा। आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं। मेडिटेरेनियन सी को अगर आप ध्यान से देखें तो उसके आसपास के कौन कौन से मुल्क हैं। अगर हम बात करें मुल्कों की तो लिबिया है, इजिप्ट है, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, सीरिया, टर्की, ग्रीस। लेकिन क्या आप जानते हैं, मेडिटेरेनियन सी के ठीक राइट साइड में अगर आप ऐसे एटलस को देखते हैं, वहां पर है ब्लैक सी और उस ब्लैक सी के अंदर पूरी की पूरी ताकत सिर्फ 2 मुल्कों की है, टर्की और रशिया।
लेकिन आसमान में यूरोपियन कंट्रीज रहती हैं और उस ब्लैक सी पर आज रशिया ने कहा कि अब उसके फाइटर्स उसके आसमान की निगहबानी करेंगे। यानी ब्लैक सी धधक रहा है, मेडिटेरेनियन सी धधक रहा है और आप कहते हैं कि क्या है वर्ल्ड वॉर। अब इतने बड़े पैमाने पर भूमध्य सागर में अमेरिकन नेवी का डेरा हो तो रूस ऐसे में शांत कैसे रह सकता है, क्योंकि यहां से उसे भी इनडायरेक्ट चैलेंज मिल रहा है। शायद इसीलिए पुतिन के करीबी मेदवेदेव इजराइल हमास जंग में वैश्विक संघर्ष की वार्निंग दे रहे हैं और अमेरिका भी भूमध्य सागर में से बचाव में हमला करने के संकेत दे रहा है। भूमध्य सागर में अमेरिका की जंगी तैनाती पर व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में कहा कि इनका इस्तेमाल बचाव में हमले के लिए भी हो सकता है। अगर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं कि हमारे हितों की सुरक्षा के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए तो हम ऐसा जरूर करेंगे। रूस ने इसके बाद ब्लैक सी में हाइपरसोनिक तैयारी मजबूत कर दी। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये मैप देखिए। ये भूमध्य सागर है और ये काला सागर है। दोनों के बीच हवाई दूरी करीब 1700 किलोमीटर है। रूस ने इसी ब्लैक सी बेस से सुरक्षा को पुख्ता करते हुए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को अलर्ट किया। पुतिन ने किंजल मिसाइल से लैस अपने लड़ाकू विमान MiG-31 को ब्लैक सी के ऊपर राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करने का आदेश दे दिया। По моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. ब्लैक सी में किंजल मिसाइल की जद में भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं और पुतिन ने ये ऑर्डर सीधे बीजिंग से दिया। इससे ठीक पहले चीन में उनके साथ जो दिखा उसने दुनिया को हैरान कर दिया। पुतिन के साथ चल रहे उनके 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखा। ये दोनों अधिकारी नेवल ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में पुतिन के पीछे न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर चल रहे थे। किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ एक एटमी ब्रीफकेस का चलना आम बात है, लेकिन पुतिन के साथ चल रहे 2 ब्रीफकेस का मतलब अमेरिका भी समझ नहीं पा रहा है। वो अमेरिका जिसे बिना नाम लिए पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने वैश्विक संघर्ष की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास की जंग वैश्विक युद्ध में भी बदल सकती है। आपको एक बड़ी खबर बताना जरूरी है कि जब पेंटागन से सवाल पूछा गया कि क्या आप इजराइल युद्ध में शामिल होंगे, तो पेंटागन ने कहा नहीं, ये ईरान को रोकने के लिए है। यानी खतरा ईरान से बढ़ गया है। इजराइल से किसी भी वक्त बड़े एक्शन की आशंका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तुर्की के बाद बहरीन से राजनयिकों को निकाला गया। मिडिल ईस्ट देशों से अपने राजनयिक बुला रहा इजराइल। गाजा में हमास के खिलाफ किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी की दुनिया भर में अपने नागरिकों को एडवाइजरी ब्रेक करिए। किसी भी संभावित हमले और तनाव को देखते हुए एडवाइजरी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने को कहा है। इजराइल युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने के एक और संकेत जंग में किम जोंग की एंट्री है। युद्ध में किम की एंट्री कैसे हुई, आज इसका सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। माना जा रहा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ जो हमला बोला उसमें उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया। इसकी पुष्टि दक्षिण कोरियाई आर्मी ने भी की है। हालांकि उत्तर कोरिया ऐसे किसी भी दावे को खारिज करता रहा है, लेकिन हमास के लड़ाकों के हाथ में किम के हथियार होने का सबूत कैमरे पर दिख रहा है। F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर या RPG-7 लॉन्चर, हमास के लड़ाकों के हाथ में यह हथियार क्या किम जोंग ने थमाया है? क्या नॉर्थ कोरिया हमास के लड़ाकों को हथियार बेच रहा है? क्या हमास उत्तर कोरिया के हथियारों से ही इजराइल में खूनी खेल खेल रहा है? उत्तर कोरिया आरोपों से भले ही इनकार करे, लेकिन दक्षिण कोरिया ने
इन हथियारों की पहचान करके दावा किया है कि ये हथियार प्योंगयांग आर्मी के ही हैं। 7 अक्टूबर को हमले वाले दिन हमास के लड़ाकों के हाथों में जो F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर दिखा, उसे नॉर्थ कोरिया में RPG-7 लॉन्चर के नाम से जाना जाता है। IDF को भी ऐसे सबूत मिले हैं जिससे संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने हमास को हथियार बेचे हैं। दक्षिण कोरियाई सैन्य खुफिया जानकारी के मुताबिक हमले के वीडियो में दिख रहा है कि हमास ने F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया। ये कंधे से दागे जाने वाला हथियार है जिसे आमतौर पर बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से कहा गया है कि उत्तर कोरिया लंबे समय से फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों का समर्थन करता आ रहा है। हमास के जो ट्रेनिंग वीडियो सामने आए हैं उनमें भी लड़ाकों के हाथों में लॉन्चर दिखे हैं। एक आशंका यह भी है कि क्या पुतिन के कहने पर किम ने हमास को हथियार दिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के मैदान में उत्तर कोरिया रूस चीन के साथ खड़ा है, लिहाजा इसे बाइडेन को कमजोर करने के लिए पुतिन के खेल के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको खबर बताता हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर की खबर आज क्यों बता रहा हूं? बताता हूं। मिडिल ईस्ट वॉर एड्स टू सर्ज इन इंटरनेशनल आर्म सेल्स। मिडिल ईस्ट वॉर एड्स टू द सर्ज इन इंटरनेशनल आर्म सेल, यानी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध है उससे इंटरनेशनल आर्म्स की जो सेल है वो बढ़ेगी। लेकिन आज जो डूमा है, डूमा रशिया की, वहां के हेड ने कहा कि ये जो भी युद्ध हो रहा है इससे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा होगा। इस युद्ध को कौन भड़का रहा है? कौन इस युद्ध की आग में अपने हाथ सेक रहा है? एक तरफ जहां इजराइल हमास जंग में रॉकेट का कनेक्शन उत्तर कोरिया से जुड़ रहा है, तो इधर ईरान के ताकतवर कमांडर कासिम सुलेमानी भी अचानक सुर्खियों में आ गया है। वही कासिम सुलेमानी जो अमेरिका की आंखों में चुभते थे और 2020 में अमेरिका के हमले में वो मारे गए थे। कहा जाता है उसके पीछे इजराइल का हाथ था और ईरान इसका बहुत दिनों से बदला लेना चाहता है। तो सवाल है कि आज उनकी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल इजराइल ने अपनी बमबारी के दौरान उनके स्मारक को टारगेट किया। कासिम सुलेमानी का यह स्मारक लेबनान में था जो IDF के अटैक में तबाह हो गया। अब सवाल यह है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, पहले रिपोर्ट देखें। बुधवार देर रात इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला हुआ है। इसी दौरान उसने IDF की पोस्ट को निशाना बनाया, तो जवाब में इजराइल के एयरफोर्स की तरफ से भारी बमबारी की गई। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने उसके निशाने पर थे। इसी इलाके में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के कमांडर रहे कासिम सुलेमानी का स्मारक भी था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। लेबनान के मीडिया के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के कफ्र शुबा और ओदेसे में मिसाइलें दागी गई। ओदेसे के पास ही कमांडर कासिम का स्मारक बना था। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है और जब से ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान का दौरा किया है, तब से ही इजराइल बॉर्डर पर उसने हमले तेज कर दिए हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान कमांडर कासिम सुलेमानी को करीब 4 साल पहले बगदाद एयरपोर्ट पर हुए हवाई हमले में मार गिराया था। ईरान के अलावा वो सीरिया और इराक में खासे लोकप्रिय थे। खाड़ी देशों में ईरान का प्रभाव बढ़ाने में उनकी भूमिका रही। वो ईरान के हितों को देखते हुए विदेशों में ऑपरेशन चलाते थे। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि इजराइल से कासिम सुलेमानी की क्या दुश्मनी? कासिम सुलेमानी के स्मारक को क्यों निशाना बनाया गया? और क्या मौत के इतने साल बाद भी हमास के हमले में उनका कोई कनेक्शन है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार की साजिश कासिम सुलेमानी ने रची थी? जिस तरह से हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे, क्या वो प्लान 5 साल पहले बनाया गया था? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के पूर्व जनरल कासिम ने इजराइल पर अटैक का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उनकी मौत के करीब 4 साल बाद हमास ने बिल्कुल वैसे ही किया।
कासिम सुलेमानी ने 5 साल पहले गाजा से इजराइल पर हमले का क्या प्लान बनाया था, इसका पूरा ब्यौरा मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में लिखा है। इसके मुताबिक मई 2018 में कासिम सुलेमानी ने इजराइल के कब्जे से जमीन का बड़ा हिस्सा छीनने का प्लान बनाया था। सुलेमानी ने इसके लिए हमलावरों की 3 टीमें बनाई थी। पहली टीम का काम था गाजा और इजराइल के बीच सीमा बाड़ को तोड़ना। दूसरी टीम का काम था इजरायली इलाके में घुसपैठ करना और कम से कम 1200 लोगों का कत्ल करना। तीसरी टीम का काम था इजराइल के काउंटर अटैक के वक्त फिलिस्तीन के लिए जन समर्थन तैयार करना। 2018 में ईरान की तरफ से कई नक्शे जारी किए गए, जिसमें किबूत्ज से और गाजा बॉर्डर की दूरी साफ दिखाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि 5 साल बाद बिल्कुल इसी जगह हमास के लड़ाकों ने बुलडोजर चलाकर गाजा बॉर्डर की फेंसिंग तोड़ी और फिर बिल्कुल कासिम सुलेमानी के बनाए प्लान के मुताबिक किबुत्ज में जाकर ही खून बहाना शुरू किया। लोग भी लगभग उतने ही मारे गए जितना कासिम का प्लान था। कासिम के प्लान का पता अमेरिका और इजराइल को चल चुका था और यही उनके मारे जाने की वजह थी। तब से ईरान बदले की आग में जल रहा था। शायद यही वजह रही कि इस हमले के तुरंत बाद हमास को ईरान ने खुलकर समर्थन दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने सबके सामने हमास के बड़े कमांडर से मुलाकात भी की थी। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। ईस्टर्न गाजा के इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एयर स्ट्राइक। इजरायली एयरफोर्स ने ज़ाइटाउन इलाके पर बमबारी की। अल नस्र इलाके में भी इजरायली स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। और अब हमारी अगली खबर 7 अक्टूबर हमले के मास्टरमाइंड से जुड़ी, जिसका एक वीडियो आज इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ट्वीट किया है और जिसकी तलाश इजराइल की एजेंसी के साथ दुनिया के तमाम बड़े देशों को है। नाम है मोहम्मद दाइफ। ये तस्वीर उसी आदमी की, लेकिन युद्ध के 13वें दिन पहली बार आज मोहम्मद दाइफ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। हमास के सबसे खूंखार और क्रूर कहे जाने वाले दाइफ के ऑडियो मैसेज ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इजरायली सूत्रों का दावा है कि दाइफ का एक ऑडियो संदेश इजराइल पर हमले से ठीक पहले सर्कुलेट हुआ था। दाइफ ने वो ऑडियो मैसेज हमास के लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए भेजा था और कहा था कि आज बड़ी लड़ाई के अंत का दिन है। TV9 भारतवर्ष के पास दाइफ का वो ऑडियो संदेश मौजूद है, इसीलिए हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको वो ऑडियो संदेश सुनाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन है मोहम्मद दाइफ, जिसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 7 बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच निकला। इन हमलों में दाइफ के दोनों हाथ और पैर खराब हो गए, सिर्फ एक आंख बची है। अब वो व्हील चेयर पर बैठकर पूरे इजराइल को डराता है। 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर यह हमला हुआ, देखकर दुनिया दहल गई। लेकिन दुनिया दहलाने की साजिश रचने वाले दाइफ ने हमले से ठीक पहले अपने लड़ाकों को एक ऑडियो संदेश भेजा। हमास के लड़ाकों को संदेश देते हुए उसने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आज सबसे बड़ी लड़ाई के अंत का दिन है। सुना आपने मोहम्मद दाइफ ने क्या कहा? उससे कहा कि आज सबसे बड़ी लड़ाई के अंत का दिन है। ये ऑडियो इजराइल ने जारी किया है और दावा किया है कि ऑडियो संदेश 7 अक्टूबर का है और हमले से ठीक पहले का है। दावा ये भी है कि इजराइल पर विध्वंसक हमले की पूरी प्लानिंग मोहम्मद दाइफ की लीडरशिप में ही तैयार हुई थी। दाइफ हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख भी है। वही अल कस्साम ब्रिगेड जिसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आयरन डोम को भी नाकाम कर दिया। लेकिन दाइफ की पहचान इतनी भर नहीं है। दुनिया के सामने जिस दाइफ की सिर्फ एक तस्वीर है, वो बेहद खूंखार है। उसका असली नाम मोहम्मद दीप इब्राहिम अल मसरी है और 2002 से हमास की मिलिट्री विंग को लीड कर रहा है। मोसाद के हमलों में मोहम्मद दाइफ अपने दोनों हाथ और पैर गंवा चुका है। उसकी सिर्फ एक आंख है, हमेशा व्हील चेयर पर ही रहता है और गाजा में बनी भूमिगत सुरंगों से कभी भी बाहर नहीं निकलता। इजरायली सूत्रों का दावा है कि दाइफ हर रात अपना ठिकाना बदलता है और कभी भी एक जगह नहीं टिकता। वो वीडियो में भी हमेशा नकाब में ही नजर आता है या फिर सिर्फ कुछ इस तरह उसकी परछाई दिखती है। वो कभी भी स्मार्टफोन या दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करता है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 58 साल का मोहम्मद दाइफ अब तक जिंदा है, क्योंकि वो अभी भी गाजा की अंडरग्राउंड सुरंगों के नेटवर्क से बाहर नहीं निकल रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में ही दावा किया गया है कि दाइफ को जंग विरासत में मिली है। उसके चाचा और पिता ने 50 के दशक में छापामार लड़ाई लड़ी थी। जब वो 20 साल का था तब इंतफादा
यानी विद्रोह के वक्त इजराइल की सरकार ने जेल भेज दिया था। खबर यह भी है कि हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ को चीन की पीएलए ने भी ट्रेनिंग दी थी। उससे चीन के शियाजुआंग में पीएलए के ऑर्डिनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की है और ग्रासू प्रांत में एक चीनी मुस्लिम महिला से शादी की। दाइफ कितना बेरहम और चालाक है आप एक घटना से समझ सकते हैं। आज से 27 साल पहले हुए एक बम धमाके में 50 इजरायली मारे गए। मोसाद ने उस वक्त भी धमाके के लिए दाइफ को जिम्मेदार माना था, उसे सजा देने का फैसला किया था, लेकिन मोसाद पिछले 27 सालों में अपने मिशन को अंजाम देने में नाकाम रहा है और दाइफ इजराइल को बार बार चोट देने में सफल है। अब आपको युद्ध के उस दर्दनाक हालात के बारे में बताते हैं जिससे इस वक्त लाखों फिलिस्तीनी जूझ रहे हैं। पिछले 13 दिन से पश्चिमी देश हो या अरब देश, हर तरफ युद्ध को भड़काने वाली बातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी देश मिसाइल और बमबारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। इजराइल के हमलों और उत्तरी इलाकों को खाली करने के आदेश के बाद गाजा में हाहाकार मचा है। इस वक्त गाजा में हर तरफ तबाही है। इजरायली फोर्सेस के हमलों ने रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया है। गाजा कब्रिस्तान बन चुका है, घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, लोगों के पास छत नहीं है, लाखों फिलिस्तीनी दर्दनाक स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के मुताबिक अब तक 4,23,000 लोग बेघर हो चुके हैं। 2,70,000 लोग UNRWA के कैंपों में रहने को मजबूर हैं। UN वुमेन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में करीब 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। 5,500 महिलाएं नवंबर-दिसंबर में बच्चे को जन्म दे सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हेल्थ वर्कर्स, अस्पताल और क्लिनिकों में बमबारी ने हालात को खराब कर दिया है। अस्पतालों में पर बारूदी हमलों की वजह से लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। ऐसे हालात में गाजा के लोग अपने घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश में लगे हैं। इन लोगों के लिए इस वक्त शरण लेने की 2 जगह बची हैं, एक मिस्र और दूसरा जॉर्डन, लेकिन दोनों देशों ने अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर मिस्र और जॉर्डन ऐसा क्यों कर रहे हैं। Please save Gaza. I beg you, save Gaza. It's dying. ये दर्द भरी आवाज संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी UNRWA की गाजा में तैनात अधिकारी राविया हलास की है, जो पूरी दुनिया से गाजा में फंसे लोगों की जान बचाने की अपील कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि गाजा में हालात बेहद नाजुक हैं, स्थिति विनाशकारी है। बमबारी के बीच गाजा में मौजूद बच्चों, गर्भवती महिलाओं के सामने जीवन का संकट है। लोगों के लिए खाना, पानी और दवाओं की सप्लाई मुश्किल हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाजा में खाने के संकट की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी ने एक बयान जारी करके इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद से गाजा में फंसे लोगों को बचाने की अपील की। यूएन को ये अपील इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि मिस्र और जॉर्डन गाजा में फंसे लोगों को अपने यहां नहीं आने दे रहे। मिस्र इजराइल के दक्षिण और जॉर्डन उत्तर पूर्व में स्थित है। मिस्र का बॉर्डर गाजा से सटा है, जबकि जॉर्डन की सीमा वेस्ट से लगी हुई है। गाजा के लोगों के लिए मिस्र की सीमा से लगा राफा बॉर्डर क्रॉसिंग ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बचा है। सवाल यह है कि मिस्र और जॉर्डन फिलिस्तीनी लोगों को अपने देश में आने से क्यों रोक रहे हैं? इस सवाल का जवाब बताएं उससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II के बयानों पर गौर करिए। मिस्र के राष्ट्रपति ने एक दिन पहले कहा, मौजूदा युद्ध का उद्देश्य सिर्फ हमास से लड़ना नहीं है, बल्कि वहां के आम लोगों को मिस्र की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश भी है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने कहा, जॉर्डन में कोई शरणार्थी नहीं, मिस्र में कोई शरणार्थी नहीं। सवाल यह है कि मिस्र और जॉर्डन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेकर इतने सख्त क्यों हैं, जबकि वो खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताते हैं। इजिप्ट और गाजा के बीच में जो राफा क्रॉसिंग है वो कल खुल जाएगा, कल सवेरे सवेरे यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग, जिससे कि वहां पर जो भी एड है वो पहुंच जाए। इसका WHO ने स्वागत किया है। WHO कह रहा है कि हम बहुत खुश हैं कि वहां पर कैसे भी लोगों के पास
राहत सामग्री पहुंचे। मिस्र और जॉर्डन के सख्त रुख के बाद स्थिति और बिगड़ी है, क्योंकि मिडल ईस्ट के दूसरे देश भी सिर्फ बयानों के जरिए फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। जब मानवीय मदद की बात आती है तो ईरान, कतर और तुर्की जैसे देश चुप्पी साध लेते हैं। गाजा के शरणार्थियों की मदद को लेकर मिस्र और जॉर्डन के सख्त रुख की 5 बड़ी वजह बताते हैं आपको। मिस्र और जॉर्डन को डर है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को हमेशा के लिए मिस्र और जॉर्डन भेजना चाहता है। दूसरी वजह, अरब देशों को लगता है कि अगर फिलिस्तीनी लोग गाजा पट्टी छोड़कर चले गए तो अलग फिलिस्तीन देश की मांग ही खत्म हो जाएगी। तीसरी वजह, मिस्र को लगता है कि फिलिस्तीन से शरणार्थियों की साथ बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके भी आएंगे, जो उनके देश के लिए सिरदर्द है। चौथी वजह, मिस्र को लगता है कि अगर हमास ने उनके देश से इजराइल पर हमले कर दिए तो इजराइल उनके देश पर जवाबी हमले करेगा। मिस्र ऐसी स्थिति से बचना चाहता है। पांचवी वजह, मिस्र और जॉर्डन के डर की एक बड़ी वजह इजराइल की वो नीति है जिसके तहत उसने अब तक बाहर गए शरणार्थियों को वापस नहीं आने दिया। इन सब के बीच में आइए अब देखते हैं भारत की 9 बड़ी खबरें अलग अलग राज्यों से। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा। चुनावी सभा में बोले, इस बार छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकले बीजेपी के हाईटेक रथ। भोपाल में सीएम शिवराज तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने रथ को किया रवाना। सीतापुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश का बहुत बड़ा राजनीतिक बयान। कहा, यूपी में इंडिया गठबंधन लगभग टूट गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनाया बेवकूफ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज भी जमानत नहीं मिली। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। अटारी बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फहराया। कहा, इसके टॉप पर एक सिस्टम जो निगरानी में भी मदद करेगा। 4 दिन बाद पूरी तरह खुला मुगल रोड। भारी बर्फबारी के चलते बंद थी सड़क। राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ती। दिल्ली में टला बड़ा हादसा। नरेला में रामलीला मेले में चलते हुए झूले का एक हिस्सा रुका। काफी मशक्कत के बाद सभी सुरक्षित उतारे गए। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा। ट्रेनिंग विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पायलट समेत 2 लोग घायल। दुर्घटनाग्रस्त विमान रेड बर्ड इंस्टीट्यूट का था। कर्नाटक के मंगलुरु में तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचला। 1 महिला की मौत, 4 घायल। बेकाबू कार फुटपाथ पर चढ़ गई।